नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 4 की एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 में पृथ्वी हमारा आवास पुस्तक ज्योग्राफी की चल रही है, जिसमें आज हमारा लेसन नंबर 4 मानचित्र आ चुका है। इससे पहले हमने 3 लेसनों की चर्चा कर चुके हैं, तो देखते हैं आज मानचित्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या है मानचित्र और हमारे जीवन में मानचित्र की क्या उपयोगिता है और मानचित्र से हम क्या क्या जो है लाभ उठा सकते हैं और क्या क्या हम जो है इसमें प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले मानचित्र की। तो मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र कहा जा सकता है। आप देख सकते हो मानचित्र की जो है दिशा हम किससे मापते हैं? ट्रम्प कंपास देखी होगी आपने, कक्षा 12 के अंदर आपने ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल किया होगा और जिसे दिक् सूचक के नाम से जाना जाता है। और ये चित्र है, इनकी हम धीरे धीरे आगे हम क्वेश्चनों के हिसाब से चर्चा कर देंगे। देखिए, इसी के साथ में एनसीईआरटी बुक्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको प्रताप क्लासेस पर मिल जाएगी कक्षा 6 से 10 तक। वीडियो के साथ साथ में पहले आपको ऐप में टेस्ट मिलता है, उसके बाद उसका दूसरे दिन जो है वीडियो सोल्यूशन मिलता है। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम 23 जनवरी या 21 जनवरी को होने वाला है और रीट लेवल सेकंड आगामी जो प्री होगी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी बुक। इसमें आपको ओनली एसएसटी की जितने भी कक्षा 6 से 10 तक की नवीनतम संस्करण की पुस्तक है मात्र 100 रुपये में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। देखिए, पूरी कक्षा 6 से 10 तक पूरा निचोड़ आपको टेस्ट सीरीज लेने का माध्यम है कि आप पहले बुक को पढ़ें। आसपास अपने जितने भी छोटे बच्चे हैं, आपके पास बुक नहीं है तो छोटे बच्चे आपके आसपास में पड़ोस में पढ़ते होंगे, उनसे 1 घंटा भी आप पुस्तक लोगे तो ये अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। 1 घंटा पढ़ के और उसको वापस दे आओ, ठीक है। और उसमें आप जो एक्स्ट्रा चीज़ लिखोगे वो उसके बहुत काम आने वाली है। पेंसिल से आप लिख दीजिए ताकि वो बच्चा उसको पढ़ सकता है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसको भी इस प्रकार की रुचि पैदा होगी और अच्छे तरीके से पढ़ेगा। अगर आप आज रिश्तेदार में हैं या परिवार में है तो उसको एनसीईआरटी बुक पढ़ाइए, क्योंकि वो स्कूल तो जाता है लेकिन आप पढ़ाओगे तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो आप बच्चे को पढ़ा दोगे, एक अपने आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अपने आप जो तैयारी करोगे वो बहुत ही जो है हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो कक्षा 6 से 10 तक आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मात्र 100 रुपये में उपलब्ध हो रही है। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रताप क्लासेस के ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है इसको पेस्ट डाउनलोड वहाँ पे डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, जब हम बुक के शुरुआत में चलते हैं तो उसमें दिए होंगे कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है, यानी भौतिक मानचित्र के अंदर किन्हें शामिल किया जाता है? पर्वत को, पठार को, मैदान को, महासागर को, देश या राज्यों की सीमाएं जो है भौतिक मानचित्र में शामिल की जाती है। बिल्कुल सही है, इसमें पर्वत को शामिल किया जाता है, पठार को, मैदान को, महासागर, देश या राज्यों की सीमाएं, इन सभी को जो है शामिल जो है इसमें जो है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों को ही शामिल किया जाएगा। लेकिन ये कौन सा आ गया? राजनीतिक, ठीक है। कौन सा मैप आ गया? राजनीतिक मानचित्र आ गया ये, जिसमें देश व राज्यों की सीमाओं का निर्धारित किया जाता है। तो इसमें देखिए 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा भौतिक मानचित्र के अंदर। देखिए, हम बात करते हैं आगे मुख्य तथ्य की। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। मुख्य तथ्य की बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। जिस पर आप देख सकते हो, ये देखो नदियों की है और जो है पठारों की है, महासागरों की जो ये देखो चित्र बनाए हुए हैं। इस प्रकार के चित्र आपको किस प्रकार के मिलेंगे? भौतिक मानचित्र के रूप में होंगे ये, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2 हमारा कहता है कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहेंगे? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहेंगे, ठीक है। जिसमें क्या आपने देखा होगा, भारत का मैप देखा आपने, भारत के मैप में आपको अलग से जैसे राज्य मिलते हैं, जो है राज्य मिलते हैं और राजधानियाँ मिलती है
और शहर मिलते हैं, गांव मिलते हैं, तो वो किस में मिलेंगे? राजनीतिक मानचित्र के अंदर मिलेंगे। देखिए हम बात करते हैं आगे, देखिए ये रहा, ये है राजनीतिक मानचित्र नक्शा, जिसमें क्या दिए हुए हैं, जैसे राज्यों के नाम दिए हुए हैं, जैसे पड़ोसी देशों की सीमाएं दी हुई हैं, जैसे राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। इस प्रकार एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। आप ये देख सकते हो, अगर आपको चाहिए कि हमें राज्य, नगर, शहर, गांव के बारे में पता लगाना है तो आपको राजनीतिक मैप लाना ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला है थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र के अंदर किसको शामिल किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें देखिए सड़क मानचित्र को शामिल किया जाता है, वर्षा मानचित्र को भी शामिल किया जाता है, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र भी किसके अंदर आते हैं? थीमेटिक मानचित्र के अंदर। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सड़क मानचित्र, सड़क बनाने के लिए हम किस मानचित्र का उपयोग करेंगे? ऑप्शन में दे दिया जाएगा राजनीतिक, थीमेटिक या भौतिक। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, सारे हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं, देखिए ये है जो है थीमेटिक मानचित्र, यानी इसमें पानी के बारे में, वर्षा के बारे में दिया हुआ है, कहाँ कहाँ वर्षा होती है, और रेलवे मानचित्र का भी दिया हुआ है, उद्योगों के बारे में इसमें दिया हुआ है, ये इंडेक्स दो आपने दे रखी है, अलग अलग से दर्शाया हुआ है। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाए कि सड़क, रेलवे, वन, उद्योग आदि दर्शाने हमें चाहे तो हम किस मानचित्र में दर्शाएंगे? थीमेटिक मानचित्र के अंदर दर्शाएंगे। ठीक है, छोटा सा लेसन था हमारा मानचित्र, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, 10-12 ही क्वेश्चन बनते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? ये एनसीईआरटी के बुक में स्पष्ट दिया हुआ है लाइन कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं। तो दूरी, दिशा, प्रतीक, ये सभी घटक क्या होते हैं? मानचित्र के घटक होते हैं। याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मानचित्र के घटक कितने होते हैं, तो 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दूरी होते हैं, दिशा होते हैं और प्रतीक होते हैं। अब देखिए थोड़ी सी हम दूरी के बारे में जानते हैं कि दूरी देखिए क्या आधारित होता है। मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। ठीक है, याद रखना है, एक तो किस पर? छोटे पैमाने पर, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक दूरी रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे हम उदाहरण देखें तो किस प्रकार, आपने कक्षा 12 के अंदर ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल किया होगा, आपने जो स्कूल का या किसी क्षेत्र का आपने प्रैक्टिकल किया था, तो उस क्षेत्र की जो लंबाई थी या चौड़ाई थी उसको आपने क्या किया, कागज़ के अंदर सेंटीमीटर में किया होगा। ठीक है, देखिए आपके विद्यालय व आपके घर के बीच की दूरी 10 किमी है, यानी आपके विद्यालय और 10 घर के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेमी की दूरी से व्यक्त किया गया है। अगर हमें मानचित्र पर यानी कागज़ पर उसे 2 सेमी की दूरी व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेमी स्थल के 5 किमी को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी 2 सेमी हो गया, तो 1 सेमी जब लाइन खींचेंगे तो हमारा 1 किलोमीटर हो जाएगा। फिर कागज़ पर एक और लंबी खींचेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन जो क्षेत्र था हमारा वो तो 10 किलोमीटर है, यानी कागज़ पर हमें क्या बनाना है? छोटा पैमाना बनाना है। ठीक है, मानचित्र यानी छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये कक्षा 12 के अंदर आपने किया होगा अच्छे तरीके से, और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये काम आपके जब आप रीट में लग जाओगे या फर्स्ट ग्रेड में लग जाओगे, तब आप ज्योग्राफी से जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए काम है आने वाली चीज़ें हैं। आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा गया है? ये स्पष्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में कि मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ये चित्र देख सकते हो, ये है। तो इसमें देखिए उत्तर दिशा हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी और पश्चिम दिशा हो जाएगी। यानी उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा, इनको ही क्या कहा जाता है? प्रधान दिग्बिंदु के नाम से जाना जाता है। देखिए हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा?
उपयुक्त सभी। ठीक है, मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं। देखिए, मानचित्र में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम है। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से ही किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे आपका यहाँ पे घर है, तो आपको क्या कहा, आपका सही पता लगाना है, तो आपका जो है घर का सही पता लगाना है, तो कैसे पता चलेगा? जैसे ये हमारे घर है, तो आपका पूछा जाए कि हमारा घर जो है यानी इस स्कूल से उत्तर पूर्व की दिशा के अंदर स्थित है। ठीक है, इस प्रकार जो है मानचित्र में प्रयोग लिया जा सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है। ये स्पष्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी के एग्जाम में। तो इसी प्रकार के तथ्य टाइप आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में और रीट के एग्जाम में जो है सत्य, असत्य और कथनों से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं पूरा निचोड़ निकाल रहा हूँ। जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े रहे तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उनको जो है जीके पढ़ने की, अगर आपको बेसिक तैयार करना है ना, एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, फुल बेसिक। ठीक है, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो, जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता हो, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा कि जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ प्रतीक कहते हैं। आगे हम चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये है रेलवे लाइन। ठीक है, चित्र देखिए, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और ये है सारे रूढ़ चिन्ह है। ठीक है, रूढ़ चिन्ह है ये मीटर लाइन और रेलवे लाइन। जो ये बड़ी लाइन का चिन्ह होगा वो देखिए इस प्रकार होगा, बड़ी लाइन का चिन्ह इस प्रकार होता है। फिर मीटर लाइन देखिए, मीटर लाइन इस प्रकार होती है, याद रखना, चिन्ह भी पूछा जा सकता है। और रेलवे स्टेशन इस प्रकार होता है, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन, ये इस प्रकार। उसके बाद इसने सड़कें दी हुई है, कच्ची और पक्की सड़कें 2 प्रकार की होती है। तो पक्की सड़कें तो होंगी इस प्रकार और कच्ची सड़कें होंगी इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार ये देख सकते हो आप, डैश डैश की हुआ, ये कच्ची सड़कें हैं। फिर सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य व जिला। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमेशा इस प्रकार बनती है। आपने राजस्थान का मैप बनाया होगा इस प्रकार, तो ये राजस्थान का मैप है ना, जो इस प्रकार नहीं बनता है। ये किस प्रकार बनता है? इस प्रकार। यहाँ पे फिर पॉइंट, फिर इस प्रकार। जिस प्रकार ये बनाया हुआ है इस प्रकार बनेगा। जो जहाँ जहाँ मैप के अंतर आप कभी भी मैप बनाओ, तो अगर आप छोटे बच्चों को भी बताओ तो इस प्रकार बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहाँ जहाँ लगती है राज्यों के साथ हमारे राजस्थान के, वहाँ वहाँ आपको इस प्रकार डैश डैश करना है। फिर राज्य के साथ में इस प्रकार करना है और जिला के साथ में इस प्रकार करना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा याद रखना है। नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल। ये देखिए, नदी का चित्र इस प्रकार बनता है, फिर उसके बाद इसने कुआं बनाया है, फिर इसके बाद ये देखो तालाब, फिर उसके बाद ये देखो नहर, उसके बाद ये पुल। मस्जिद, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी। ये देखिए, ये तो है मंदिर। ठीक है, उसके बाद है गिरजाघर, उसके बाद ये मस्जिद है, फिर उसके बाद ये छतरी बनी हुई है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट, टेलीग्राम। तो इस प्रकार के डायग्राम आपको दर्शाने के लिए जो है ये आपको लोगो दिए हुए हैं। इस प्रकार लोगों की सहायता से आप जो है जब आप मानचित्र बनाते हैं तो वहाँ पे ये जो है शो होता है कि हाँ ये नहर है, ये पुल है, यहाँ पे गांव के जो है पश्चिम की दिशा में एक कुआं है और पूर्व की दिशा में एक नहर है और पश्चिम की दिशा में एक मस्जिद बनी हुई है। तो इस प्रकार के ये लोगो हम दर्शाते हैं। बस्ती या कब्रिस्तान दर्शाना हो तो इस प्रकार दर्शाएंगे हम, और बस्ती को और कब्रिस्तान को इस प्रकार दर्शाएंगे। ये लोगो याद रखना है। पेड़ व घास को किस प्रकार दर्शाएंगे? पेड़ देखिए और घास देखिए। तो ये मानचित्र कहलाते हैं रूढ़ चिन्ह। ठीक है, क्या कहलाते हैं? रूढ़ चिन्ह मानचित्र। देखिए, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा? प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। ये देखो, ये मैंने क्वेश्चन उठाया इस प्रकार। तो सारे क्वेश्चन जितने बन रहे हैं मैंने सारे उठा लिए हैं। जैसे रेलवे लाइन, पक्की सड़क, गिरजाघर, कच्ची सड़क इत्यादि, ये सारे किस में आ जाएंगे? रूढ़ प्रतीक चिन्ह के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गई कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है।
तो बिल्कुल दोनों कथन सही है कि जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। कहता है ना, एक खाका तैयार कर दो इसका, ठीक है, हमें बड़ा बड़ा क्या है खाका तैयार करके दे दो ताकि हम इसको अच्छी से कर पाएँ। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2, बिल्कुल दोनों कथन सही हो जाएंगे। देखिए तथ्य की बात करेंगे, ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये है सुंदरपुर गांव और इसके आसपास का क्षेत्र बनाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ये देखो पैमाना दर्शाया हुआ है, ठीक है, किलोमीटर और किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है, 2 किलोमीटर का। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये देखो इन्होंने ये दर्शाया बसंतपुर गाँव, पेड़ और बसंतपुर गाँव किस प्रकार दर्शाया है। ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पे इन्होंने पुल बनाया है। देखो चित्र जो मैंने बात की थे वो सारे के सारे हैं। यहाँ पे ये देखो गिरजाघर है, यहाँ पे देखो मंदिर बनाया हुआ है, यहाँ पे देखो ये क्या बनाया हुआ है, ये कब्रिस्तान बनाया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार आप दर्शाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा गांव किस प्रकार है। जब आप कक्षा 12 के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं ज्योग्राफी के अंदर और बीए के अंदर भी करते हैं तो इस प्रकार का आपको जो है क्षेत्र बनाना पड़ता है। ये यहाँ पे जो है दिक्सूचक की सहायता से नॉर्थ दर्शाया हुआ है, यानी उत्तर दिशा किसके साथ दर्शाई जाती है, दिक्सूचक से ही पता लगाया जाता है कि नॉर्थ किस साइड में है, ठीक है। तो ये नॉर्थ का जो है चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ पे देखो सुंदरपुर गांव है, फिर यहाँ पे ये डूमरी गांव है, यहाँ पे इसमें यहाँ पे ये बनाए हुए देखिए अभी हमने बात की थी, ये देखो तालाब बनाए हुए हैं इस प्रकार। ये देखो यहाँ पे मस्जिद बनाई हुई है बसंतपुर के अंदर, तो ये विद्यालय बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी दूर गाँव है और कितनी दूर जो है यहाँ पे देखो ये नदी जा रही है किस साइड में। आपसे पूछा जाए कि डूमरी गांव से नदी किस दिशा की ओर बह रही है तो आप बता दोगे ना, ये हो गया पूर्व और ये हो गया दक्षिण। इस प्रकार जो है पैमाना एक प्रकार से तैयार होता है, ठीक है। रेखा मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है, ठीक है। उसके हम बात करते हैं वादे। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर मानचित्र को 3 घटकों में वर्णित किया गया है, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी से अभिप्राय यह है कि पूरे विश्व या उसके भाग को छोटा कर कागज को एक पन्ने में दर्शाया जाता है। बाकी हमने इसकी चर्चा कर ली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन से हैं। वृक्षों के वितरण को दर्शाने वाले भौतिक मानचित्र है या थीमेटिक मानचित्र है या राजनीतिक है या सभी है। वृक्षों के वितरण को हमें दर्शाना है तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले हमने बात की थी जिसमें सड़क आएगी, वन आएंगे, उद्योग आएंगे, वो किस में आएंगे तो किस में आ जाएंगे, थीमेटिक मानचित्र के अंदर। किस में आ जाएंगे, थीमेटिक मानचित्र के अंदर आ जाएंगे। अगला है कि नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है। नीले रंग के लिए तो जलाशयों को दिखाने के लिए आपको पता है जल किस प्रकार का होता है, नीला दिखाई देता है। तो नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है, जलाशयों के लिए। आगे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपको पर्वत को दर्शाना होगा तो भूरा रंग करना होगा उस पर, ठीक है। अगर आपको जैसे इस प्रकार पर्वत बनाने हैं, इस प्रकार आप पर्वत बनाओगे, इस प्रकार पर्वत बनाओगे इनमें से, तो इनमें यहाँ पे भूरा रंग भरना पड़ेगा। अगर आपको मैदान दर्शाना है, इस प्रकार मैदान दर्शाओगे तो वहाँ पे हरा रंग करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको पठार बनाने हैं आपको इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार पठार बनाओगे तो इसमें पीला रंग भरना पड़ेगा। जल निकाय तो नीला हो जाएगा, ठीक है, जलाशय जल निकाय के अंदर नीला हो जाएगा। तो ये भी थोड़े थोड़े याद रखने आपको। अगला है कि दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है, पहले मैंने बता दिया। तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है। शुरुआत में मैंने एक फोटो जो है आपको दी हुई है वो दिखा देता हूँ आपको। इस प्रकार जो है दिक् सूचक होती है यहाँ पे, उसमें जो है भरा होता है कुछ, उस लेवल जो लेवल में आ जाती है तो उसका जो इस प्रकार बोर्ड बना होता है हमारा, इस प्रकार बोर्ड बना होता है एक, आपने देखा होगा। इसकी 3 जो है टांगे होती है, इस 3 टांगों के ऊपर हमें इसको जो है लेवल में करना होता है ताकि हमारा मानचित्र वो सेट बने एकदम, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार जो है हम दिक् सूचक का प्रयोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अगला देखिए, पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए कोई नहीं। तो मानचित्र के लिए हमें पैमाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे थोड़ी सी एक छोटा सा मैं बता देता हूँ कि छोटे पैमाने के मानचित्र और बड़े पैमाने के मानचित्र में बीच में अंतर क्या होता है। देखिए छोटे पैमाने के मानचित्र का उपयोग महाद्वीपों या देशों जैसे बड़े क्षेत्रों को कागज पर दिखाने के लिए किया जाता है, जबकि बड़े पैमाने के मानचित्र का उपयोग कागज पर गांव, शहर जैसे छोटे क्षेत्र को दिखाने के लिए किया जाता है।
बड़े पैमाने का नक्शा छोटे पैमाने के नक्शे की तुलना में अधिक जानकारीपूर्ण होता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, मैंने आपको बता दी है। इसी के साथ में आज अध्याय नंबर 4 हमारा मानचित्र क्वेश्चनों से कंप्लीट हो गया है। अगला हमारा अध्याय नंबर कल हम 5 की बात करेंगे। और टेस्ट जरूर देते रहें। ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट सीरीज ले ली है और डेली सीधा टेस्ट कर रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बुक पढ़नी ही पड़ेगी। बुक पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से टेस्ट कर पाओगे, बाकी बिना बुक पढ़े टेस्ट करेगा कोई फ़ायदा नहीं है आपको, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्योंकि अभी एनसीएफ जो जारी हुआ है उसमें 80% जो है एनसीईआरटी लागू कर दी है सरकार ने। और बाकी जो इंडिया जीके और जो भारत का जीके आएगा ना, जो बाहर से, तो वो क्या है 20% ही डाला जाएगा। बाकी आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी। लगभग तो आपका पॉलिटिकल इसमें क्लियर हो जाएगी, ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी, हिस्ट्री इसमें क्लियर हो जाएगी। तो सारी आपको जो है इसमें क्लियर हो जाएगा। बेसिक नॉलेज आपको जो है लेना है तो यहाँ से ही मिलेगा आपको। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आसपास के जितने भी आपके विद्यार्थी कक्षा 12, 11, 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं तो उनको अच्छे तरीके से ये बताएं, ताकि अच्छे तरीके से आप वो भी इनको पढ़ सकें और किस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो। और आपके लिए महत्वपूर्ण मैंने बताया कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ाएं, अपने जो भी घर में बच्चे हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ाएं और खुद पढ़ें, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो पाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो तक। तब तक के लिए सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और प्रताप क्लासेस के पेपर टेस्ट सीरीज को अच्छी तरीके से कीजिए।